वेलकम बैक गाइस। इन आवर लास्ट मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी एक केस स्टडी होगी ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो इसमें हम सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, मैं उसका आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें हम ये कवर करेंगे कि हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर कैसे हुआ, उसका एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किसने उसे इन्वेंट करा, क्या थॉट प्रोसेस था उसका, और उसने क्यों इन्वेंट करा उसे, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसे क्या एडवांटेजेस देता है या क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें लाइनक्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइज। मैं आप सभी को ना सबसे पहले लाइनस टोरवल्ड्स एक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। ये एक्चुअली में है कौन। ये एक्चुअली में ना राइटर हैं और डेवलपर हैं हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना अगस्त 25 जो कि आप देख सकते हैं 1991 में एक स्टेटमेंट जारी करी थी। अब ये स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बाहर जितने भी लोग मेरे प्रेजेंट हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैं एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग मिनिक्स। ठीक है, और मैं एक अपनी हॉबी की तरह उसे फॉलो करने वाला हूँ, जो कि काफी बड़ी चीज नहीं होगी, बस ऐसे ही होगा, छोटी सी चीज। सो एक्चुअली में करना क्यों चाह रहे हैं ऐसा और इसके पीछे के रीजन क्या है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री लेसन देना चाहूंगा मैं। ठीक है, छोटा सा ही है, प्लीज सुन लेना। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, वो ना मिनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम पे, उसको वो यूज करते थे और उससे ना कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, सो ही वॉज डूइंग सम वर्क यूजिंग मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उनको जो है ना कुछ काम में रिक्वायरमेंट्स उनकी कुछ ऐसी थी जो कि मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो और उसकी रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि जो मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उसकी लिमिटेड लाइसेंसिंग कॉस्ट थी। ठीक ठीक है, तो लिमिटेड लाइसेंसिंग की वजह से वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूं, और जो कोई भी फेलो डेवलपर्स या फेलो प्रोग्रामर्स कोडर्स जो भी मेरे बाहर प्रेजेंट है, जिसको भी मेरी हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, ये जो बात थी ना, ये आग की तरफ फैल गई डेवलपर कम्युनिटी में। और सारे के सारे डेवलपर्स एशिया से, यूरोप से, चाइना से, हर जगह से, अमेरिका से, सबके सब कंट्रीब्यूट करने लगे इनके कोड की तरफ। तो इससे हुआ क्या कि इन सारे डेवलपर्स ने कोड में कंट्रीब्यूट करा, और ये हमारा बन गया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो गया और इसे इन्होंने पेंगुइन का लोगो दे दिया। तो ये तो हुई हमारी छोटी सी हिस्ट्री कि कैसे हुआ। अब इसके अलावा एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइनक्स का ये जो इन्होंने छोटे से शब्द कहे थे, जो ऊपर मैंने अभी आप सभी को दिखाया, ये छोटे से शब्द थे, इन्हें पता भी नहीं था कि उस टाइम पे इनकी क्या महत्वता है, लेकिन पर एक तरीके से इन शब्दों ने रिवॉल्यूशन ले आया मार्केट में, और कंप्यूटर की इंडस्ट्री में इन शब्दों का एक रिवॉल्यूशनरी इवेंट बन गया उस टाइम पे। तो इसके बाद 1999 में रेड हैट जो था, उसने अपना एंटरप्राइज ग्रो कर लिया अराउंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि फर्स्ट कंपनी बनी जो कि फुल्ली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही थी। फिर इसके बाद आईबीएम सेम सेम ईयर में आईबीएम ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को यूज करके आपका क्या कहते हैं मार्केटिंग करी लाइनक्स की, और लाइनक्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब और भी ज्यादा एक्सपेंशन करा लाइनक्स का। तो ये हमारी तीन चार चीजें हैं जो बेसिकली देखा जाए तो केवल एक डेकेड के अंदर ही, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ही हमारा टाइम फ्रेम है, 1990 से लेके 1999 का। तो इस टाइम फ्रेम में ही हमारा पूरा का पूरा एकदम से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद रिवॉल्यूशनाइज कर दिया उसने हमारी कंप्यूटर की दुनिया को। तो इसके बाद इसके पीछे के रीजंस क्या थे, तो इसके पीछे के ना छोटे मोटे एक दो रीजंस तो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये जो था, ये फ्रीडम दे रहा था किस चीज की, टू यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस। सेकंड, टू चेंज द सॉफ्टवेयर टू सूट योर नीड्स। अब जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम इस सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते थे। फिर उसके अलावा इट वाज वेरी इजी, अब बहुत ही इजी था जो भी हम चेंजेस करते थे उनको दूसरों को देना। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ जो भी हम चीजें शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते थे। इसके बाद ना देयर आर सर्टेन रीजंस जिनकी वजह से जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो वो रीजंस मैं आप सभी को बताना चाहूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किसने करा।
तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन्वेंट करा था लाइनस टॉरवेल्ड्स ने। तो हुआ क्या था कि लाइनस टॉरवेल्ड्स ने ना 25 अगस्त 1991 को एक स्टेटमेंट जारी करी थी, जिसमें कि वो सारे डेवलपर्स, सारे कम्युनिटी जो भी हमारे लोग हैं, सबको ये बोल रहा है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहता है। कुछ नहीं, बस एक हॉबी की तरह वो अभी उस पर काम कर रहा है। और बस उसके अलावा उसने ये सब लिखा था कि जिस कंपनी में वो काम करता था, विच इज AT&T, उसमें वो एज अ हार्ड डिस्क को सपोर्ट करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजफुल होगा, उसके अलावा वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। बट उसे ये नहीं पता था कि ये जो उसने छोटी सी चंद बातें कही थी, ये हमारी हिस्ट्री बना देंगी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, और एक काफी बड़ी एक हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। तो हुआ क्या था, मैं उसके पीछे का आपको छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा। सो हुआ ये था कि मिमिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे था, जिसपे कि लिनक्स जो लाइनस टॉरवेल्ड्स थे ये काम कर रहे थे फिनलैंड में। तो वहां पे मिमिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और उसका रीजन ये था कि उसके ऊपर ना लाइसेंसिंग थी, लिमिटेड लाइसेंसिंग थी। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी थी वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ड्यू टू इट्स लिमिटिंग लाइसेंसिंग। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं जनता को प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी थी कि जो जो भी बंदा, जो जो भी बाहर है, वो मेरी हेल्प करना चाहता है, वो आओ और मेरी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करो। सो इसी तरह से जो ये बात उन्होंने बोली, ये बात जो है आग की तरह फैली। और फैलने के बाद सारे सारे जितने सारे डेवलपर्स थे वो सारे के सारे फ्रॉम कहीं एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से, बहुत सारे लोगों ने इसके कोड में कंट्रीब्यूट इनके कोड में कंट्रीब्यूट करा। और फिर इसी तरह से हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। अब जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उसने काफी सारी फ्रीडम्स दी लोगों को आने के बाद। जैसे कि सबसे पहले फ्रीडम थी कि इट वाज अ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फॉर एवरी पर्पस। सो इट वाज अ सॉफ्टवेयर विच वाज एबल टू सूट योर नीड्स। जैसे जो भी उस टाइम पे नीड्स होती थी, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर ये हमारा फुलफिल कर पा रहा था। इसके अलावा वी आर मतलब काफी ज्यादा इजी हो गया था नेबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें यूज करने के लिए। सो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा कि रीजंस क्या है, एक्चुअल में रीजंस क्या होंगे हमारे पास जो हम कंसीडर करें। तो रीजंस क्या हैं, रीजंस हमारे पास ना काफी सारे रीजंस हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के, जिसमें मैं आपको एक लाइन बाय लाइन बताऊंगा मेरे हिसाब से, जो मेरे को पर्सनली लगता है कि हमें लाइनक्स को यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो आता है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का जो है दो मतलब है। एक तो ये है कि ये जो है फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारा कोड इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। हम चाहें तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हम कम्युनिटी अपने, हमें अगर लगता है कि इसमें ये डेवलपमेंट हो सकता है तो हम वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, ये फ्री है। अगर हम इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, सो इसका कोई एक पैसा भी नहीं लग रहा है। जबकि उसी 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 के अपोजिट में अगर मैं विंडोज की बात करूं, तो मेरे को विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करने के लिए मेरे को $250 देने पड़ते हैं, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। सबसे पहली चीज तो ओपन सोर्स हो गया। उसके अलावा भाई सेकंड पॉइंट आता है सिक्योरिटी। जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये काफी ज्यादा इनवल्नरेबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर हमारे काफी सारे अटैक्स हो जाते हैं, जैसे डीडोस अटैक्स हो गए और मेलवेयर्स होते हैं, काफी सारे अटैक्स वगैरह से काफी ज्यादा मतलब हो जाते हैं उस पर, वो वल्नरेबल होता है, उसका कोडिंग ही ऐसा है। बट जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये इतना पुराना है, ठीक है, इतने पुराने होने के बाद ये ओपन सोर्स है। तो जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं सारे संसार के, उन्होंने इस पे काम कर रखा है, उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इसके कोड में। तो एक तरीके से ना, अब जो भी बग्स थे, जो भी हमारे इसमें इश्यूज थे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% फिक्स हो चुके हैं। अब ऐसा लगता नहीं कि इसमें कुछ जो है ना बग्स हैं या कुछ ऐसी चीजें जो कि फिक्स होने की जरूरत है। तो बेसिकली काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गई ये चीजें और वो सिक्योर हो गया इसी तरह से। फिर इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है स्टेबल। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना काफी ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि अब आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो कि मेरे को लगता है कि वीडियो देख रहे होंगे, सबके पास ना विंडोज होगा, और एटलीस्ट सबने नाम तो सुना ही होगा विंडोज का। अब कभी भी आप विंडोज पे काम करते हो ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो हम हार्डली 6 मंथ्स या फिर 1 साल यूज करते हैं। ठीक है, 6 मंथ्स या 1 साल यूज करने के बाद ना वो हमारा हैंग होने लग जाता है सिस्टम। जबकि ये हमारी प्रॉब्लम लाइनक्स में नहीं होती। लाइनक्स जो है ना, जिस दिन मैंने इंस्टॉल करा है, फ्रॉम डे 1, ठीक है, डे 1 टू
जब तक आप इसे यूज करना चाहते हो उसका सेम रहता है, वो उसकी प्रोसेसिंग भी सेम रहती है, फास्ट रहता है और वो कभी भी हैंग नहीं करता। तो उसका रीजन ही यही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसके अंदर कोई भी अपडेट्स वगैरह भी जो भी आते हैं, जबकि हमारे विंडोज में अपडेट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि विंडोज जो है ना हमारी हैंग होने लगी। हम कुछ भी यूज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके मतलब, और इसका एक इकलौता सॉल्यूशन जो लगता है ना हमें एंड में, वो ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो ये है कि अपनी विंडोज को ना रीइंस्टॉल कर लो। सो ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ना लाइनक्स को ही चूज करना चाहिए स्टेबिलिटी के फॉर्म में। तो स्टेबल एक रीजन हो गया। फिर इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की टर्म्स में कैसे बेटर है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो आज के टाइम पे मतलब मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स या जो भी बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स है ना, हमारे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, सारे के सारे जितने भी हमारी कंपनीज हैं, इन सबके जो सर्वर्स है ना, बैकएंड सर्वर्स हो गए या फिर जो बैकएंड पे सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे हमारे लाइनक्स पे बेस्ड हैं। तो एक तो ये भी पॉइंट है कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो खास होगा, वो है उसकी परफॉर्मेंस। इसकी कंपैरिजन अगर हम करें किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से ना, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। और यही रीजन है कि परफॉर्मेंस ये जो है हमारा आजकल के टाइम पे स्मार्ट वॉचेस हो गए, डेस्कटॉप पीसीज तो बहुत पुरानी बात हो गई कि जब हम सिस्टम यूज करते थे। अब आज के टाइम पे तो ना स्मार्ट वॉचेस हो गई और हमारे टीवीज हो गए और भी जो भी हमारे गैजेट्स होते हैं काफी सारे जो कि आते रहते हैं मार्केट में, सारे के सारे मतलब बैकएंड पे कहीं ना कहीं लाइनक्स ओएस का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस के बाद हमारा एक पॉइंट और आता है जो कि है हमारा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है? कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि अब जैसे मैं कुछ कस्टमाइज करना चाहता हूँ, अब ये फ्रीली अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। सो इसको मैं लेऊंगा गिट से या कहीं से भी जहां पे भी मेरा ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसे डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद अब मैं इस मेरी नीड्स जो है इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ये चीजें और आए। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर अपनी नीड्स के अनुसार कोड, क्योंकि कोड तो अवेलेबल है ना मेरे पे, जब मेरे पास कोड अवेलेबल है मैं उसके अंदर चेंजेस करूंगा। चेंजेस करने के बाद वो मैं उसे एक तरीके से अपना जो मैं प्रोडक्ट चाहता हूँ, मैं जो अपना सिस्टम चाहता हूँ, मैं उसकी तरह उसे यूज कर सकता हूँ। तो मतलब चेंजेस करने के बाद एक तो दो चीजें हो गई, चेंजेस करने के बाद या फिर तो आप उसे चेंजेस को वापस भी दे सकते हो सोसाइटी को, कि आपने उस चेंज करने के बाद आपने पुश करा और पुश करने के बाद आपने वो चेंजेस अपनी बैक सोसाइटी को दे दिए और हो सकता है कि आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। सो इसी तरह से हमारे लाइनक्स के ना डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है वेरियस टाइप्स हो गए या वर्जन्स हो गए, आप जो भी समझना चाहो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से ना कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से, जो कि आपको ऑब्वियसली विंडोज में ये चीज अवेलेबल नहीं होती। फिर इसके बाद कस्टमाइजेशन हो गया। कस्टमाइजेशन के बाद इसकी एक सबसे बड़ी चीज आती है जो कि होती है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब है, अब जब आपने जो है ना एक चीज देखी होगी कि जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, विंडोज में हुआ या मैक ओएस में हुआ, हम स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाने के बाद फिर हम वहां पे उस सॉफ्टवेयर को टाइप करते हैं, सर्च करते हैं और हम फिर वहां से उसे डाउनलोड करते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये मान लो आप डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 है। ठीक है। तो जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना लाइनक्स के, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के पास अपनी अपनी सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरी होती है, सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी होती है। ठीक है। तो ये मान लो आप S1 है, ये है S2, ये है S3। तो हर किसी के पास अपनी अपनी सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरी होती है। अब सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे ना, वो एज अ फॉर्म ऑफ पैकेजेस मेरे प्रेजेंट है। जैसे मेरे को क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को गिट चाहिए, या फिर मेरे को कुछ और सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, पैकेजेस की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। और मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक पैकेज मैनेजर होता है हर एक सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी का। तो मेरे को उस पैकेज मैनेजर से बोलना है कि मेरे को वो सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सिंपली मेरे को उसका पैकेज उठाएगा और वो मेरे को दे देगा। तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को सॉफ्टवेयर मैनेजर को बोलना पड़ा कि भाई तू मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसका पैकेज मैनेजर, उसका जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है वो उसका पैकेज उठाएगा सॉफ्टवेयर का और वो मेरे को इंस्टॉल करके दे देगा। और इसमें एक चीज और है, इसमें मेरे पास ना CLI होता है। CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे आप लोग ब्लैक स्क्रीन भी देखते हैं। ठीक है। विंडोज भी हमें प्रोवाइड करता है वो, लेकिन पर यहाँ पे मेरे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जिसपे मेरे इजिली कुछ भी इंस्टॉल होते हैं वो मैं कर सकता हूँ। इंस्टॉल करने के अलावा मेरे को कुछ
अपग्रेड करना है सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो भी कर सकता हूँ, और इजीली मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मतलब काफी ज्यादा ना मतलब इजी सी हो गई चीज कि मेरे को सिर्फ मेरे को जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके लिए सिर्फ एक ही विंडो ओपन करो टर्मिनल की, वहां पे आप डाउनलोड कर लो। मेरे को हर एक वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि मेरे को किस वेबसाइट पे जाना है, क्या डाउनलोड करना है। तो काफी पेचीदा चीजें हो जाती है, बट यहाँ पे सिंपल है। ठीक है। इसके अलावा अब मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में भाई एक सिंपल सी चीज मेरे को दिखती है कि कभी भी मैं विंडोज पे कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ तो विंडोज के लिए मेरे बग्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, और विंडोज में उस चीज को सॉल्यूशन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं इसी हिसाब से अगर लाइनक्स को देखूँ ना, तो लाइनक्स में मेरे पास क्या है कि सिंस ये काफी टाइम से मार्केट में है, और अब इसके ऊपर ना इतना ज्यादा हम लोगों ने सारे डेवलपर्स ने इतना ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, बग्स निकाल चुके हैं, फिक्सेस कर चुके हैं उन बग्स के। सो बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोडिंग कुछ भी कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मेरे कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो इजिली आइडेंटिफाई हो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा इशू मेरे पहले किसी और यूजर ने फेस करा हो। तो वो जब सारे इश्यूज मेरे फेस, मतलब जितने ही मोस्ट ऑफ द इश्यूज होते हैं ना, वो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रोड ब्लॉक्स हो गए ना एक तरीके से। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करते करते अगर आपको कोई भी रोड ब्लॉक्स मिलते हैं तो वो इजिली आप उन्हें मिटा सकते हो, उनसे आप इजिली आगे ओवरकम कर सकते हो, और अपना काम कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। तो एक तो ये भी पॉइंट है, इसलिए हम लाइनक्स को यूज करते हैं। तो ये तो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब इसके बाद ना मैं टर्म्स नंबर्स की बात करता हूँ। तो नंबर्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो आपका क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो आपके लाइनक्स को यूज करते हैं एज अ बैकएंड सर्वर। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर उसके बाद आपके जो 25 कंपनीज होती हैं टोटल, जो बड़ी बड़ी टॉप 25 कंपनीज है ना वर्ल्ड की, उनमें से 23 कंपनीज तो आपकी लाइनक्स यूज कर रही हैं बैकएंड पे। ठीक है, बैकएंड पे लाइनक्स यूज कर रही हैं। अब इसके बाद टॉप 23 कंपनीज, और जहां तक मुझे लगता है गाइस, जब तक ये वीडियो खत्म होगी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो 2 कंपनीज भी आपकी लाइनक्स पे ही ना आ जाए। ठीक है। तो ये उसके अलावा जो आजकल आप फोन्स यूज करते हो एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड भी इतना आपका बैकएंड पे लाइनक्स पे बेस्ड है। सो यार ये इतने सारे मैंने आपको रीजंस दे दिए लाइनक्स यूज करने के लिए। फ्री है, स्टेबल है, सिक्योर है, और इसके अलावा और क्या दे सकता हूँ। सो मेरे हिसाब से तो मतलब लाइनक्स बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसीलिए हमें लाइनक्स को ही चूज करना चाहिए ओवर विंडोज और ओवर एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये तो मेरे पर्सनल रीजंस थे, और बाकी थोड़े बहुत रीजंस जो कि सभी को लगता है कि होते हैं। सो आप अपनी हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा यूज करना है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप लाइनक्स यूज करें। सो दैट विल बी ऑल इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। In our next video we'll be covering user management in Linux. So thank you all for watching.